एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा सबने आप लोगों ने बीटेक में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसको ना हम एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि सारे चीजें हमारे माइंड में चलती रहे। और लिखना, क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है कि आपके पास थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी ज्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। न्यूमेरिकल तो फिर भी हो जाते हैं, थ्योरी में दिक्कत आती है। तो अगर हम कहानी की तरह समझेंगे तो सारी चीजें समझ भी आएगी हमें। तो एक सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ कि हम करते क्या है इसके अंदर। जैसे आप इसमें स्टडी करते हैं रो वाटर इंजीनियरिंग को, रो वाटर इंजीनियरिंग को आप लोग इसमें स्टडी करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड वेस्ट को। इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में फिर एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन को, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन को। सो ये हमारे पास, सुन लो आराम। अभी देख लो, कुछ करना हो तो लाइट वगैरह कुछ करना हो, सब ठीक है ना? तो सुन लो आराम से। देखो, रो वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं। ये चेंज हो जाएगा। रो वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट एंड एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, आप समझो यहाँ पे। रो वाटर इंजीनियरिंग की जब हम बात करेंगे, रो वाटर इंजीनियरिंग की जब हम बात करेंगे, तो रो वाटर का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। रो वाटर का मतलब क्या होता है? रो वाटर, पानी आपका रो है, जैसे रो थॉट्स होते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। रो वाटर का मतलब है ये ऐसा पानी आपके पास है जिस पर कोई भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है। नेचुरल ट्रीटमेंट फिर भी चलता है, आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला। जैसे आप किसी कम्युनिटी में पानी की सप्लाई करनी है, आपके पास कोई सिटी है, ये आपकी कोई सिटी है। इस सिटी में आपको बोला गया है कि आप लोग इंजीनियर हैं और आपको इस सिटी में पानी की सप्लाई करनी है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए इस सिटी में पानी की सप्लाई करने के लिए? मेरा काम क्या है कि सिटी में पानी की सप्लाई करना। आप इंजीनियर हैं, आपको बोला गया है कि एक कम्युनिटी बनाई है हमने और पानी की सप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस सिटी की वाटर डिमांड चेक करेंगे कि सिटी को पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर हमें सिटी की वाटर डिमांड पता लगेगी तभी हम पानी को सप्लाई कर पाएंगे। मान लो आपने वाटर डिमांड पता कर लिया कि इस सिटी की, हमने वाटर डिमांड को फाइंड आउट कर लिया है कि ये हमारी सिटी की वाटर डिमांड है। ठीक है, अब इस वाटर डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए आपको सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक सोर्स नहीं होगा तो आप फुलफिल नहीं करवा पाओगे। अब दो सोर्स आपके पास हैं, एक ग्राउंड वाटर सोर्स है, एक सरफेस सोर्स आपके पास है। एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर में आप ग्राउंड वाटर को भी यूटिलाइज कर सकते हो और सरफेस को भी। दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बट प्रेफर किसको करोगे? प्रेफर किसको, अगर प्रेफरेंस की बात अगर आती है तो किसको प्रेफर करें, तो ये फिर डिपेंड कर जाता है। हम देखेंगे किसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है। जिस सोर्स की क्वालिटी जितनी ज्यादा बेटर होगी उसके ट्रीटमेंट में उतनी कम कॉस्ट आएगी। जिस सोर्स की क्वालिटी ज्यादा खराब है तो उसको हम प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं इसमें क्वालिटी की, कि हमारे पास क्वालिटी की फिर हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी हमारे पास है। अब हमने जिस क्वालिटी का हमें पानी चाहिए उस क्वालिटी का पानी हमें सोर्स में मिलता नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि रिवर फ्लो करिए, रिवर का पानी कंज्यूम कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं, पी नहीं सकते उसको, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे तो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब है जिस क्वालिटी का पानी हमें चाहिए उस क्वालिटी का पानी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो फिर इसमें हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो हमें ट्रीटमेंट यहाँ पर करनी होगी। और जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो काफी सारे ट्रीटमेंट्स हम डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस भी करेंगे। काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर ट्रीटमेंट कर दी हमने पानी का, पानी की ट्रीटमेंट हो गई है। ट्रीटमेंट करने के बाद पानी की सप्लाई करनी है। अब डायरेक्टली पानी की सप्लाई नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, सर्विस रिजर्वायर बोलते हैं उसको। उसका भी अपना एक पर्पज होता है सर्विस रिजर्वायर बनाने का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी को सर्विस रिजर्वायर में लेकर जाएंगे। और जब सर्विस रिजर्वायर में पानी को लेकर जाएंगे उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेआउट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने के बाद कम्युनिटी में पानी सप्लाई कर देते हैं। तो ये एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है ना? तो ये एक सीक्वेंस होगा।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू बताऊं, तो जैसे मान लो कि आपके पास ये सिटी है, ये आपकी एक सिटी है, इस सिटी में पानी की सप्लाई करनी है, बट सोर्स आपका यहां पर है, सोर्स आपके पास यहां पर है। सोर्स के एग्जांपल जैसे सरफेस सोर्स हो गया, सब सरफेस सोर्स है, आपके पास सोर्स यहां पर है। अब आप सोर्स से पानी को लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे? लेट अस सपोज रिवर है, एक सोर्स मान के चलते हैं, रिवर फ्लो कर रही है। और जब रिवर फ्लो कर रही है तो आपने ये देखा कि हम यहां से इस जगह से पानी को कलेक्ट करेंगे। तो आप करते क्या हैं, आप यहां पर एक स्ट्रक्चर, एक अरेंजमेंट्स बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? इनटेक स्ट्रक्चर। तो आप यहां पर एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनटेक एक स्ट्रक्चर होगी, तो यहां से आप पानी को डिराइव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनटेक स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो किन बातों का ध्यान में रखना है, गाइडलाइंस क्या होगी इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे सारी चीजों को। तो जब आप इनटेक स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ से पानी को कैरी आउट करोगे, तो पानी को फ्लो भी करवाना है। तो पानी को फ्लो करवाने के लिए पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने यहाँ पर पाइप्स वगैरह लगाई हैं, तो ये पाइप्स होंगी। अब पाइप्स में पानी अपने आप तो चलेगा नहीं, पाइप्स में पानी को चलाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी पानी फ्लो कर पाएगा। तो पानी को एनर्जी हम देते हैं, यहाँ पर हम पंप्स वगैरह यूज कर देते हैं। तो पंप्स वगैरह हम लोग यूज करेंगे, पंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि हम पानी को एनर्जी दे सकें। अब पानी को एनर्जी मिल रही है, पानी आगे फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली सिटी में नहीं सप्लाई करेंगे, इससे पहले ट्रीटमेंट होगी। तो हमने अच्छा खासा एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने बना दिया, तो पानी आया आपके ट्रीटमेंट प्लांट में, आपने बहुत सारी यूनिट्स को डिजाइन किया इसके अंदर, और उन सारी यूनिट से पानी पास होके गया यहां तक। इससे पहले ट्रीटमेंट प्लांट से पहले अभी तक आपने अपने पानी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, इस ट्रीटमेंट प्लांट में ही पानी को ट्रीट किया जा रहा है, यानी यहां तक हम पानी को बोलेंगे रो वाटर। इस पॉइंट तक पानी कैसा रहेगा? रो वाटर है। फिर रो वाटर जैसे ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद अब हम पानी को बोलेंगे ट्रीटेड वाटर, क्योंकि पानी ट्रीट हो गया है, तो हम बोल देंगे ट्रीटेड वाटर। तो यहां तक पानी रो वाटर था, उसके बाद हमारा पानी हो गया ट्रीटेड वाटर। फिर ट्रीटेड वाटर के बाद हम पानी को लेकर जाते हैं सर्विस रिजर्वायर में, सर्विस रिजर्वायर में पानी को स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद हम आगे सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में। अब शहर में पानी आ गया है, शहर में पानी आ गया है। अब पानी अपने आप तो नहीं आया, ये जितने सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके पीछे हैं, और ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ही एक इंजीनियर देख रहा होता है। तो इस पूरे के पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को एक वर्ड में अगर खत्म करना हो तो इसको बोलते हैं रो वाटर स्कीम। तो किसी भी सिटी के अंदर अगर हमें वाटर रो वाटर स्कीम की बात अगर करनी हो, तो हम इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि रो वाटर स्कीम डिजाइन करनी है हमें। तो रो वाटर स्कीम के कंपोनेंट्स की अगर बात करेंगे, तो उसमें आपका इंटेक भी आ जाएगा, पाइप्स आ जाएंगी, पंप्स होगा, ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट्स होंगी, और उसके बाद सर्विस रिजर्वायर, और फिर सिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आपने बनाया है। तो ये सारा का सारा क्या है? रो वाटर स्कीम, ठीक है ना, रो वाटर स्कीम है। अब ट्रीटमेंट प्लांट अब लगाया है तो ट्रीटमेंट करनी है, तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट तो नहीं होगी, इससे पहले यहां पर क्या करेंगे? क्वालिटी चेक करेंगे कि पानी की क्वालिटी कैसी है। हाँ बिल्कुल, तो पानी की क्वालिटी कैसी है? अगर पानी की क्वालिटी खराब है, ज्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट की जाएगी, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट कर दिया है, ट्रीटमेंट करने के बाद रिजर्वायर है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और सिटी में शहर में पानी आ गया है। अब शहर में भी पानी अपने आप तो नहीं आया, हमने पाइप्स वगैरह लगाई है, अब वो सारी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स हैं, कौन कौन से वोल्स आप यूज करते हो, तो सब डिस्कस होगा। फिर शहर में पानी आ चुका है, हमने पानी यूटिलाइज कर लिया है। अब मान लो कि कपड़े धोने के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट थी, आपने उतना पानी यूज किया, फिर जितना भी पानी आपके पास आया कपड़े धोने के लिए, आपने पानी यूटिलाइज किया, तो सारा का सारा पानी यूटिलाइज तो नहीं होता है, कुछ ही पानी यूटिलाइज होगा, बाकी पानी तो वेस्ट हो जाता है। घर की सफाई करोगे, कुछ पानी यूटिलाइज होगा, बाकी सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, बट यूटिलाइज कम हुआ है, बाकी पानी वेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब शहर में भी वेस्ट वाटर इकट्ठा हो रहा है, ये जो पानी वेस्ट हो रहा है इसको क्या बोले? वेस्ट वाटर। अब ये भी एक इंजीनियर की ड्यूटी बनती है कि शहर में से वेस्ट वाटर को उठाओ और उसको डिस्पोज करके आओ। तो अब इंजीनियर क्या करेगा? शहर में से वेस्ट वाटर को उठाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने सिटी में से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करेंगे। अब वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है, तो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है, उसको लेकर भी जाना है, डिस्पोजल भी करनी है। डिस्पोजल करने से पहले उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर सोर्स से पानी उठाकर हमारे शहर में आ रहा है, बीच में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, समझ आता है, क्योंकि ये यूटिलाइज करना है पानी,
फिर जब शहर में वेस्ट वाटर इकट्ठा हुआ, वेस्ट वाटर कलेक्ट होने के बाद डिस्पोज ही तो करना था जाके, तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम डिस्कस करेंगे उसको भी, भाई ट्रीटमेंट प्लांट क्यों लगाया, फिर आपने इतना पैसा क्यों लगाया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो हम डिस्कस करेंगे उसमें को भी। तो शहर से अब हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करेंगे, और वेस्ट वाटर को कलेक्ट करने के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए हुए हैं, उसके बाद हम इसको डिस्पोज कर देंगे, जहां पर भी हमें डिस्पोज करना होगा तो वो हम यहाँ पे डिस्पोज कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होगा, जैसे यहाँ तक कि सिस्टम को अपने रो वाटर स्कीम का नाम दिया है, इस सिस्टम को जिसमें हम वेस्ट वाटर को कैरी करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, डिस्पोज करेंगे, इसको बोलेंगे सीवरेज सिस्टम। इसको हम नाम दे देंगे सीवरेज सिस्टम। तो कहने का मतलब है रो वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, हम रो वाटर को भी स्टडी करेंगे, वेस्ट वाटर को भी, लेकिन क्या करेंगे, इसकी इंजीनियरिंग को स्टडी करेंगे, कि अगर हम रो वाटर स्कीम बना रहे हैं तो उसके पीछे की क्या इंजीनियरिंग होगी, अगर सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे तो उसके पीछे की क्या क्या इंजीनियरिंग है। तो ये हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा, तो ये सब हमारा रहेगा। उसके बाद सॉलिड वेस्ट के ऊपर आते हैं, फिर हम सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। अब देखो, ये हम पानी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉलिड से रिलेटेड बात करेंगे, यहाँ पर एयर और नॉइज से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट हमारा टॉपिक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट को स्टडी तो कर रहे हैं बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आप जैसे AEE की तैयारी कर रहे हो जैसे, है ना, ए का एग्जाम में तो हमारा एक जनरल टॉपिक है हमारा, अगर AEE की बात करोगे तो एनवायरमेंट में तो बहुत सारे डोमेन है, सोइल भी उसके अंदर आ गई है, रेडियो एक्टिव भी उसके अंदर आ गया है, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर, थर्मल पोल्यूशन भी है। बट यहां पर हम जब एनवायरमेंट की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ओनली। बात समझ आती है यहां तक? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा है वाटर डिमांड। वाटर डिमांड। अब मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, रो वाटर स्कीम, कि हम अपने शहर में रो वाटर स्कीम को डिजाइन करते हैं, रो वाटर स्कीम को डिजाइन करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि यार अपने शहर में ना पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी की सप्लाई करनी है, आपको मैंने वैल्यू दे दी, भाई मेरे सिटी में पानी की जो रिक्वायरमेंट है, एक दिन में इनको 20 mld का पानी चाहिए, 20 mld का, 20 मिलियन लीटर पर डे। तो आप क्या अपनी पाइप का जो डाया है, जब आपको डिजाइन करना होगा तो पाइप का डायमीटर क्या 20 mld के कोरस्पोंडिंग डिजाइन करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शहर में डेली पानी की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आज 20 mld चाहिए, कल 30 mld चाहिए, परसों 50 mld चाहिए, तो डेली क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पर कैपिटा की टर्म में, पॉपुलेशन की टर्म में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टॉपिक हमको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी पढ़ना होगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रो वाटर स्कीम के अंदर। तो पहले, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मेंस में जो क्वेश्चन आएगा, तो एक्सपेक्टेड के कि सबसे पहले आपको इसी टॉपिक से उठाएगा वो, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसी टॉपिक पे ही अपना कंसंट्रेशन करेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना, कि हमने अपने शहर में पानी की सप्लाई तो करनी है, बिल्कुल सही बात है, बट मान लो कि 20 mld करनी है, हमारे शहर की आज की डिमांड 20 mld है, बट 10 या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद डिमांड चेंज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होगी, 20 साल के बाद फिर से डिमांड चेंज हो जाएगी, 25 साल के बाद फिर से चेंज हो जाएगी, 30 साल के बाद फिर से चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अपने सिटी की पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं पहले, सबसे पहले। अगर हमें अपने शहर की पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर लिया, हमने ये पता लगा लिया कि हमारी सिटी में 30 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन होगी, तो हम उसके हिसाब से वेरी इजिली रो वाटर स्कीम डिजाइन कर सकते हैं। अब रो वाटर स्कीम डिजाइन कैसे करना, वो हमारा बाद का एस्पेक्ट रहेगा, इसलिए सबसे पहले जंप कर रहेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, ठीक है बात, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जब हम बात करें तो हमने अलग अलग सिटीज में ऑब्जर्वेशन किया, अलग अलग सिटीज में ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन ये किया कि शहरों में पॉपुलेशन वेरी कैसे करती है, किसी भी शहर में पॉपुलेशन वेरी कैसे करती है, हमने ऑब्जर्वेशन किया। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आया, भाई हमने पता लगाया कि हर सिटी में पॉपुलेशन इस तरीके से वेरी करती है। और यहाँ पर फिर हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बना रहे हैं कि किसी भी सिटी में पॉपुलेशन कैसे वेरी कर रही है, तो टाइम और पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं। और ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आया है हमारे पास, इस तरीके का ग्राफ निकल कर आता है, ठीक है। अब ये ग्राफ आया कैसे, ऑब्जर्वेशन से, हमने अलग अलग शहर में ऑब्जर्वेशन किया, पता लगाया कि पॉपुलेशन इतने टाइम पे कितनी, इतने टाइम पे, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यहां से पता लग रहा है कि वाई वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है,
टाइम एक्स वैल्यू बढ़ने की वजह से वाई वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इस ग्राफ से ये निकल कर आया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है, यानी हर सिटी में टाइम के रिस्पेक्ट पे पॉपुलेशन बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। हर सिटी में पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ते 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 अपने एक एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगी। हमने जो भी सिटीज बनाई है, जितनी भी सिटीज हमने बनाई है, सबकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, भाई मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं रह सकते इसमें। तो जब वो मैक्सिमम लिमिट जो होती है उसको एक वर्ड बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन। उसको हम नाम देते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन, पीएस। पीएस का मतलब है सैचुरेशन पॉपुलेशन। जैसे सैचुरेटेड सोइल होती है, सैचुरेटेड सोइल का मतलब क्या होता है? सोइल कंप्लीटली फिल्ड हो गई है पानी के साथ, सैचुरेट हो गई है। तो हमारा शहर सैचुरेट हो गया पॉपुलेशन के साथ। जितने लोग इस शहर में आ सकते थे वो आ चुके हैं, शहर हमारा सैचुरेट हो गया, तो हमारे शहर में सैचुरेटेड पॉपुलेशन आ चुकी है। तो सिटीज में क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते वो अपनी सैचुरेशन पॉपुलेशन को अचीव कर रही होती है। अब मान लो कि शहर में जितने लोग आने थे आ चुके हैं, तो अब क्या करें? अब क्या करें? अब नया शहर बनाओ। जैसे चंडीगढ़ जितने लोगों के लिए बनाया गया था बन चुका है, उतने लोग आ चुके हैं, उससे ज्यादा भी आ रहे हैं, अब न्यू चंडीगढ़ बनाया जा रहा है। दिल्ली जितने लोगों के लिए बनाया गया था बन चुका था, न्यू दिल्ली बनाया जा रहा है, न्यू अमृतसर बनाया जा रहा है। यस और नो? तो जब हमारी सिटी सैचुरेट हो जाती है तब नए सिटीज की प्लानिंग की जाती है, नए सिटीज को प्लान किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन से तो ये पता लग गया कि यार किसी भी सिटी में पॉपुलेशन ऐसे वेरी करती है। अब इस कर्व से पहला पॉइंट हमने ये समझ आया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर दूसरा कंक्लूजन जो हमने यहां से निकाला वो निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, डीपी बाई डी बोलते हैं इसको। दूसरा कंक्लूजन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर? डीपी बाई डी क्या है? डीपी, डी का जहां भी डी लिखेगा मतलब चेंज रहेगा इसका, पी का मतलब पॉपुलेशन, और किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? टाइम। तो टाइम आ गया तो रेट आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डीपी बाई डी। और डीपी को लिखते कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉपुलेशन माइनस का इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टाइम, डीपी बाई डी। और यहां पर जब हमें पता है कंक्लूजन नंबर 1 से कि पॉपुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, तो फाइनल पॉपुलेशन तो हमेशा ज्यादा ही होगी इनिशियल से, यानी डीपी बाई डी तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। तो इसका मतलब सिटीज में पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी करेगी, इसलिए इसको बोल देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। डीपी बाई डी को क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन के ग्रो होने का रेट क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डीपी बाई डी को ही बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर इस कर्व को हमने समझने के लिए, अब पूरी कर्व है और टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है, तो इस कर्व को समझने के लिए हमने क्या किया, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया ताकि हम इसको इजिली समझ सके। तो पहला पोर्शन हमने ये लिया, तो ये हमने जोन 1 बोल दिया। दूसरा ये हमारा जोन 2 होगा, और फिर जोन 1 जोन 2 जोन 3। तो इस पूरी कर्व को समझने के लिए हमने इसको 3 जोन में डिवाइड किया, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। अब ये जोन क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? आपके पास ऑप्शन है, आप या तो पूरी कर्व को एक साथ समझ लो या इसको टुकड़े करके समझ लो। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आसान होता है कब समझना, वही चीज कर रहे हैं, अलग अलग जोन में डिवाइड कर दो, समझना आसान रहेगा। तो हमने पहला जोन में ये देखा कि वाई वैल्यू तो बढ़ रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो सही है। साथ में अगर हम रेट की बात करते हैं, देखो रेट ये लिखा आपने डीपी बाई डी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या ये सिमिलर है डीवाई बाई डी एक्स के? क्या ये सिमिलर है डीवाई बाई डी एक्स के? एक्स क्या है? टाइम है, वाई क्या है? पॉपुलेशन। तो डीपी बाई डी लिख दो या डीवाई बाई डी एक्स लिख दो। और डीवाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, कर्व का स्लोप होता है। तो डीपी बाई डी भी क्या है? कर्व का स्लोप है, डीपी बाई डी कर्व का स्लोप है। तो यहां पर अगर हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं जोन 1 में, तो यहां पर थीटा 1 है और यहां पर थीटा 2 है। और क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जोन 1 में पॉपुलेशन तो बढ़ती है, साथ में पॉपुलेशन के बढ़ने का जो रेट है डीपी बाई डी है वो भी इंक्रीज करता है। यस और नो? जोन 1 में क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो जोन 1 में हमने बोला कि यार ये वो जोन है जिसमें डीपी बाई डी बढ़ रही है, यानी पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट भी बढ़ रहा है। इस बात का मतलब ये है कि गिवन टाइम में
पॉपुलेशन जो आ रही है, मान लो पहले गिवन टाइम मान के चलते 5 साल, 5 साल में 10,000 लोग आए, उसके अगले 5 साल में 10,000 से ज्यादा लोग आ गए, फिर उसके अगले 5 साल में उससे भी ज्यादा लोग आ गए, वैल्यू मान के चलो, मतलब पहले 5 साल में 10,000 लोग आए, फिर उसके अगले 5 साल में मान लो 15,000 लोग आ गए, उसके अगले 5 साल में 20,000 लोग मान लो आ गए, फिर उसके अगले 5 साल में 25 या 26,000। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिटीज जिसमें पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट बढ़ रहा है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं यार ऐसा क्या होगा इस सिटी में, भाई इसमें पॉपुलेशन आती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, अभी अभी बनी है, टाइम जीरो है, अभी अभी शहर बना है हमारा नया शहर, अभी यंग सिटी है, तो यंग सिटी इसमें मैक्सिमम लोग आते ही जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है वहां पर, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज है वहां पर, ऐसी सिटीज को बोल देते हैं यंग सिटीज, कि ये हमारी यंग सिटीज हैं, और यंग सिटीज में डीपी बाई डीटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ आती है? तो इस यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं यंग सिटी, कि ये हमारी यंग सिटी होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे जोन 2 में जब आए, तो यहां पे थोड़ा सा ट्रांजिशन देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। चेंज ये मिला कि यहां पर अगर थीटा लिया जाए और यहां पर अगर थीटा लिया जाए, तो थीटा 3 अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली थीटा 4 के इक्वल निकल कर आता है। यानी इसका मतलब अब हर 5 साल के बाद जब आप देखोगे तो कभी 10,000 आ रहे हैं, कभी 12,000 आ रहे हैं, कभी 14,000 आ रहे हैं, कभी 13,000, तो मतलब आसपास ही वैल्यूज आ रही है। तो यहां पर डीपी बाई डीटी ऑलमोस्ट क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है। इसका मतलब टाइम भी बढ़ गया, यानी अब ये शहर भी हमारा थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है, पहले तो नया था, यंग था, अब यहां पर शहर हमारा पुराना होता जा रहा है। तो डीपी बाई डीटी यहां पर क्या मिलेगा हमें, अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट, बट एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। अब हम टाइम बहुत ज्यादा हो गया हमारी सिटी को, जब टाइम ज्यादा हो गया है तो यहाँ पर जोन 3 में फिर से चेंज देखने को मिला। जब चेंज देखने को मिला तो यहाँ पर थीटा 5 है और यहाँ थीटा 6, तो थीटा 6 की वैल्यू कम है थीटा 5 से, यानी यहाँ पर डीपी बाई डीटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर डीपी बाई डीटी डिक्रीज कर रहा है भाई, क्योंकि थीटा डिक्रीज कर रहा है तो डीपी बाई डीटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी शहर अब हमारा पुराना हो गया है, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है, लोग तो आ रहे हैं, बट लोगों के आने का जो रेट है वो कम हो रहा है। जैसे 5 साल में 5,000 लोग आए, अगले 5 साल में 4,000 लोग आ गए, अगले 5 साल में 3,000 लोग, भी पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है ना, बट बढ़ने का रेट क्या होता गया, कम होता है। क्यों? लोग जा रहे हैं वहां से, क्यों? लोग इतना ज्यादा नहीं आना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सिटी पुरानी हो चुकी है, हमारी सिटी पुरानी हो चुकी है। और जब सिटी पुरानी हो चुकी है तो अब लोग नई जगह पे भी जा रहे हैं, उस जगह पे नहीं आना चाह रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं हम लोग? तो ऐसी सिटीज को, जैसे इसको हमने यंग सिटी जब बोला है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड सिटी, या आप इसको मीडियम भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं वेरी ओल्ड सिटी, कि हमारी सिटी बहुत पुरानी हो चुकी है, दिस इज द वेरी ओल्ड सिटी। तो जो आपको पॉइंट याद रखने वो ये है कि यंग सिटी में डीपी बाई डीटी इंक्रीज करता है, मीडियम या ओल्ड सिटी में डीपी बाई डीटी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, वेरी ओल्ड सिटी में डीपी बाई डीटी डिक्रीज करता है। ये बात हमें क्लियर हो गई है, चीजें समझ आती है वाली? ठीक है। अब यहां पर क्योंकि अगर मैं आप एक चीज और देखते हैं, जोन 1 में डीपी बाई डीटी बढ़ता है, क्या जोन 1 में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है? तो जोन 1 में जब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डीपी बाई डीटी भी बढ़ रही है, तो एक एजम्पशन यहां पर लेकर चलते हैं। एजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और डीपी बाई डीटी भी बढ़ रहा है, तो एक एजम्पशन ले लिया कि डीपी बाई डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जोन 3 की अगर बात करें तो डीपी बाई डीटी डिक्रीज कर रहा है, और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन कहां तक पहुंच रही है, सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच रही है। तो अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूं पीएस माइनस का पी, इसमें से क्या बढ़ रहा है, पी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट पीएस माइनस पी का जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो वैल्यू कम होती जाएगी। पी की वैल्यू बढ़ रही है, बट जो डिफरेंस है वो वैल्यू कम होती जाएगी, और डीपी बाई डीटी भी डिक्रीज कर रहा है, तो हमें एज्यूम कर लेते हैं कि डीपी बाई डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस माइनस का पी रहता है जोन 3 के अंदर। ये बात समझ आ रही है हमें? ठीक है। तो इस कर्व से क्या समझ आया, इस कर्व से समझ आया कि किसी भी सिटी में पॉपुलेशन कैसे वेरी करती है। तो कंक्लूजन क्या मिला, पहला कंक्लूजन, टाइम के रिस्पेक्ट में हर सिटी में पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करेगी। दूसरा कंक्लूजन, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो वेरी करता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वेरी करता है। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सिटी यंग सिटी है। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो मीडियम है, ओल्ड सिटी है। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेरी ओल्ड सिटी है।
अब आप लोग जिस भी सिटी में रह रहे हो, आपको पता करना हो कि हमारी सिटी यंग सिटी है, मीडियम है, वेरी ओल्ड सिटी है। तो हम डेवलपमेंट बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं, हम टाइम के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो आप क्या चेक करेंगे? अपनी सिटी का डीपी बाई डी। अगर आपकी सिटी का डीपी बाई डी इंक्रीज कर रहा है तो मतलब आपकी सिटी अभी यंग है। अगर हमारी सिटी का डीपी बाई डी अगर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब हमारी सिटी वेरी ओल्ड हो गई। बात समझ आती है तुमसे? अब बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। ये तो हमने देखा कि पॉपुलेशन कैसे वेरी कर रही है। अब पॉपुलेशन को फोरकास्ट कैसे किया जाता है? अभी कोई यंग सिटी है, उसमें कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, वेरी ओल्ड सिटी में कितनी हो सकती है, या मीडियम सिटी में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, इसको फोरकास्ट कैसे किया जाता है? इसको फोरकास्ट करने के लिए अलग अलग थ्योरीज हमारे पास सामने है। अलग अलग थ्योरीज है जिसकी हम हेल्प लेंगे इनको फोरकास्ट करने के लिए। थ्योरीज ऑफ या थ्योरीज फॉर फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन। थ्योरीज फॉर फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन। थ्योरीज फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन। तो फर्स्ट थ्योरी जो हमारे सामने है, अब सुना बहुत आराम से। फर्स्ट थ्योरी जो हमारे सामने है वो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब जो गलतियां करते हैं बच्चे, तो आप लोग मत करना पहले, इसलिए बहुत आराम से सुनना मैं क्या बोलूंगा। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ये हमारे पास पहली थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी की बातें, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप किसी भी सिटी में पॉपुलेशन को फोरकास्ट करना चाहते हैं, तो आप एक एज्यूम करके चलिएगा कि उस सिटी के लिए डीपी बाई डीटी को कांस्टेंट बना के रखना है। ये इस थ्योरी ने बोला है। ये इस थ्योरी ने बोला है कि डीपी बाई डीटी को कांस्टेंट बनाए। इसका मतलब अगर मैं किसी सिटी के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की हेल्प से पॉपुलेशन फोरकास्ट करूंगा, तो मैं क्या मानूंगा? डीपी बाई डीटी कांस्टेंट रहेगा। मतलब 5 साल में अगर 10,000 लोग आए, तो उसके अगले 5 साल में भी 10,000 ही आएंगे, उसके अगले 5 साल में भी 10,000 ही आएंगे। ये इस थ्योरी ने बोला गया है। ये थ्योरी ये नहीं बोलती है कि आप इस थ्योरी को यूज करेंगे मीडियम सिटी के लिए। ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर आप इस थ्योरी की हेल्प से पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे, तो डीपी बाई डीटी क्या मान के चलना आपने? कांस्टेंट मान के चलना। बात समझ आती? तो यहां पर फिर इसने फॉर्मूला बताया अपने को, और फॉर्मूला जो हमारे पास है पी एन का, पी नोट प्लस एन एक्स बार। ये हमारा इस फॉर्मूला निकल कर आता है। पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी नोट जो होती है वो पॉपुलेशन होती है लास्ट नोन डेकेड्स की। एक वर्ड है डेकेड, एक ईयर। ईयर का मतलब 1 साल, डेकेड का मतलब 10 साल, और सेंचुरी का मतलब 100 साल, है ना? तो जनरली पॉपुलेशन डेकेड्स में गिवन होती है। तो पी नोट जो होगा, आपको जो लास्ट पॉपुलेशन पता होगी उसको बोलते हैं पी नोट। तो लास्ट नॉन डेकेड पॉपुलेशन, लास्ट नॉन डेकेड पॉपुलेशन आपकी पी नोट। और जो एन है वो है नंबर ऑफ डेकेड्स। नंबर ऑफ डेकेड्स, कितने नंबर ऑफ डेकेड्स के बाद आप पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर रहे हैं, पी एन। ये पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर एन डेकेड्स। आफ्टर एन डेकेड्स के बाद जब आप पॉपुलेशन बता रहे हैं कितनी है, एक्स बार जो टर्म है यहाँ पर, एक्स बार जो टर्म है, एक्स बार का मतलब क्या है? एक्स बार का मतलब है एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये इंक्रीज लिखा मैंने, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ताकि फॉर्मूला समझ आए कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये चीजें टर्म्स का मतलब क्या है। इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आप इतना फॉर्मूला नोट कर लो बस अभी। इसकी थ्योरीज वगैरह मैं आपको दे दूंगा, जो मैं बता रहा हूँ बस वही चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। कर लिया? फॉर्मूला नोट कर लिया? सिंपल। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन गिवन है, ये ईयर है, और यहाँ पर ये पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। ईयर है, पॉपुलेशन हमारे पास है 1960, 1970, 1980, 1990, 55,000, 63,700, 71,300, 79,500।
ये हमारी पॉपुलेशन है, और आपको पॉपुलेशन बतानी है 2020 की। पॉपुलेशन आपको 2020 की फाइंड आउट करनी है, ये आपको निकालनी है पॉपुलेशन 2020 की कितनी होगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ये सब निकालो, तो बस छोटा सा करके मेन कॉन्सेप्ट समझना है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करना है, फॉर्मूला तो पता है हमें, अब देखो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना आप इस चीज को, अब लिखना नहीं है, आप सुन लो आराम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पर तो 3 जीरो है, यहां पर 7 आ गया, या तो आप एक काम करो 2 जीरो पहले हटा दो, बाद में 2 जीरो फाइनल रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, नहीं तो आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो ईयर लिखेंगे, फिर पॉपुलेशन लिखेंगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहीं से सॉल्यूशन कर रहा हूं अपना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक तरफ ईयर लिखेंगे, एक तरफ क्या करेंगे पॉपुलेशन लिखेंगे, और फिर यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, तो फिर हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ध्यान देना और आंसर ध्यान से आंसर देना। 1960 में पॉपुलेशन 55,000, 1970 की पॉपुलेशन 63,700, तो 1960 से 1970 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। हाँ, तो पॉपुलेशन यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है, तो 1970 से 1980 7600, इतना इंक्रीमेंट हुआ है, 8200, ये पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पी एन का, पी नोट प्लस एक्स बार को क्या बोला था हमने, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमने क्या निकाला, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्या निकालेंगे, निकालना आता है तो बस अब एवरेज निकाल दो उसका। यहां पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन को अगर आप सिंबल देना चाहो ना, तो एक्स सिंबल दे देना, तो ये आपकी वैल्यू x1 हो जाएगी, इसको x2 बोल देंगे, ये x3 हो जाएगी। तो x बार जो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। बताना जरा कितना आंसर आएगा, सबका सेम आना चाहिए आंसर, तो कैलकुलेशन सबकी से सही होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले आप लोग भी निकालो और कमेंट करते रहो। 8166.67, चलो 67 दी तो कोई बात नहीं। अब ध्यान दो सभी लोग, ये हमारा एवरेज आ गया, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब ये जो अब कॉन्सेप्ट सुनना, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ये बोलता है कि जो डीपी बाई डी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अब मान लो पी एन और पी नोट में 1 साल का डिफरेंस, एक डेकेड का डिफरेंस है मान लेते हैं। अच्छा, डेकेड बोलना है या ईयर, ये एन ईयर में रहेगा या डेकेड में रहेगा, ये डाटा से डिफाइन होता है। जैसे यहाँ डाटा 10-10 साल के गैप में है, तुम्हारा एन डेकेड में आएगा। अगर ये डाटा ईयर्स में होता है तो एन ईयर्स में लिखा जाएगा। तो यहां पर हम बोलते हैं देखो, पी एन और पी नोट के बीच में मान लो डेकेड का डिफरेंस है, तो अगर पी नोट है और यहाँ इधर ध्यान देना, मान लो ये पी 2000 लिखा हुआ है, ये मान लो पी 2000 लिखा हुआ है, 2000, और मुझे 2010 की पॉपुलेशन निकालनी हो, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 डेकेड, एन की वैल्यू 1 होगी, तो एन की वैल्यू 1 डेकेड होगी। प्लस में क्या करेंगे, एन एक्स बार, एन की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई एक्स बार, ये करेंगे फॉर्मूला। लास्ट पॉपुलेशन जो आपको पता थी 2000 की पता थी, तो उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, एक्स बार। तो यहां पर देखो अब कॉन्सेप्ट यही है, जो आपने एक्स बार निकाला है ना, ये एक्स बार, ये मेथड ये बोलता है आने, अब हर गिवन डेकेड्स में, आने वाले हर टाइम में हर बारी पॉपुलेशन इतनी वैल्यू से बढ़ती जाएगी। डीपी बाई डी क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे 1990 की पॉपुलेशन इतनी थी, तो 2000 की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ऑफ 2000 अगर हम निकालेंगे, अगर मेंस में जब हम लिखेंगे तो पहले पॉपुलेशन 2000 की, तो 2000 की तो पी नोट कितना होगा, जो हमें पता, तो पहले पहले लिख लो फॉर्मूला, पहले तो हम ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला। हाँ, तो 1990 हो जाएगा, प्लस में एन की वैल्यू कितनी होगी, 1990 से 2000 लिख रहा हूँ ना मैं, 2000 लिख रहा हूँ मैं, तो एन की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, इंटू में एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू 8166.67, तो 1990 की पॉपुलेशन 79,500, प्लस में ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं, बताना जरा कितना आएगा, 87,666.67, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन ये वैसे तो इतना आसान नहीं आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन तो देगा नहीं। अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2020 की पूछेगा, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, टाइमिंग भी हमारे पास नहीं होती इतनी ज्यादा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 2000 की निकाल दी जैसे मैंने,
2010 की भी निकाल सकते हो सेम, तो 2020 की भी निकाल सकते हो। तो 2010 की 2020 की अगर निकालनी हो डायरेक्टली, चलो मैं 2010 की निकाल देता हूँ, चलो ध्यान दो। अब 2010 की अगर निकालनी हो तो डायरेक्टली निकालो बिना फॉर्मूले के। 2000 की कितनी आई है? 2000 की पॉपुलेशन है 87,666, 87,666.67, उसमें ऐड कर दो एक्स बार, बस तो कितना आएगा ये? पॉइंट 0.32। तो पॉपुलेशन 2020 की 95833.32 प्लस में 81, बस इतना ही है। तो आप इसको और बना के डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पॉपुलेशन 2020 की अगर आपको निकालनी हो, पॉपुलेशन 1990 की आपको पता है, तो उसमें 1990 से 2020 के बीच में एन की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई एक्स बार। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना आएगा? ये ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। समझ आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की थ्योरी याद रखना, ये क्या बोलता है? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ये बोलता है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड ये बोलता है कि डीपी बाई डी टी को क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा मेथड आया। दूसरा मेथड जो आया वो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास आया ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, या इसको यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं, कंपाउंडिंग मेथड भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, या इसी को कंपाउंडिंग मेथड भी बोल देते हैं। ना आवाज ना करो, आवाज ना करो। जो डाउट है तो पूछो, मुझसे पूछो, बस आवाज ना करो। यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड या इसी को कंपाउंडिंग मेथड भी बोल देते हैं। ये क्या बोलता है ये मेथड? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या बोल रहा था? डीपी बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बोलता था। यूनिफॉर्म, ये जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ये बोलता है डीपी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड बोलते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट है। ये उसके आगे एक वर्ड और ऐड कर देता है, परसेंटेज। तो ये क्या बोलता है? परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। तो ये इसको कांस्टेंट मान के चलता है, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान के चलता है। ठीक है, तो अब परसेंटेज लगा दे तो चेंज क्या आएगा? एक बात बताओ, 1960 से 1970 आपने बोला सर पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हुई है, 1960 से 1970 इतनी इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? हाँ, तो ये जो वैल्यू लिखी है मैंने, ये जो वैल्यू लिखी क्या है? ये डीपी बाई डी टी होगी। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 55,000 से, तभी बताएंगे ना इतने परसेंट इंक्रीज करिए। तो यहां पर इसको आर बोल देते हैं, इस चीज को आर बोल देते हैं। तो आर को हम कॉन्स्टेंट लिखते हैं। आर का मतलब है परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है पी एन इज इक्वल टू पी नोट इंटू 1 प्लस आर, आर की पावर है, ये फॉर्मूला है, 1 प्लस आर की पावर एन। अब जैसे आपके पास इस फॉर्मूले में, इस मेथड में x1 x2 x3 आए थे, आपने तो सिंपल x बार निकालना था, x बार निकाल के आपने आंसर दे दिया था। यहां पर जब हम बात करते हैं परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहां पर फॉर्मूला तो ये है, यहां पर हमारे पास परसेंटेज आर मिलेंगे, अभी हम देखेंगे भी कैसे मिलेंगे, फिर अलग अलग आर आएंगे। तो हम आर की वैल्यू को सोल्व कैसे करेंगे? तो आर की वैल्यू को सोल्व करने का पहला तरीका, आप अर्थमेटिक मीन ले लो, ये पहला तरीका है, अरिथमेटिक मीन। आर, आर वैल्यू निकालने का, तो R1 प्लस R2 एंड सो आर एन डिवाइडेड बाई एन। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि दो वैल्यू तो दो स्क्वायर रूट कर दो, तीन वैल्यू तो क्यूब रूट कर दो, एन वैल्यूज है एन रूट कर दो। R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई एंड सो आर एन, मल्टीप्लाई में सारी सारी। ये दूसरा तरीका रहेगा हमारे पास निकालने का। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये फॉर्मूला बस यही है, अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं, सेम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, अगर करना तो नहीं पीडीएफ तो दे दूंगा मैं आपको, कर लो नोट करना। सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ज्योमेट्रिक मेथड से।
एन वही है, नहीं एन नंबर ऑफ डिकेट्स नहीं है, एन नंबर ऑफ वैल्यूज है। अभी सोल्व करेंगे, एन नंबर ऑफ वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज होंगी वो एन रूट होगा अगर, हाँ, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई एंड सोन आ रहे हैं, ये सारी मल्टीप्लाई इसमें वैल्यूज है। सब बताऊंगा, बस पेशेंस और साइलेंस रखना क्लास में। पी नॉट वो है जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है। क्या कह रहे हो? पी नॉट वो है जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू गिवन है हमारे को। हाँ, क्वेश्चन वही लास्ट। करेंगे सोल्व जो अभी लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया ना हमने, वही जैसे सर आपने पी नॉट को माना था 1990 का वैल्यू मानी थी, है ना? तो हाँ, ये 1990 की वैल्यू मानी पी नॉट, तो वही होगा। अच्छा, लास्ट वाली जो गिवन है, ठीक है। तो 1990 की वैल्यूज तो 79,500 गिवन है, उसमें ये वाली ऐड करके 2000 की निकाली, फिर 2010 2020 की, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम टू सेम। मैं पहले डाटा लिखना पड़ेगा मेरे को, तो 1960, 1960, 1970, 90, ठीक है, 55,000 बताने की पूरी वैल्यूज क्या क्या है? 71300, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो ये हमारे पास ईयर है और ये हमारे पास पॉपुलेशन है। अब देखो, हमने यहाँ लिखा परसेंटेज इंक्रीज इन या परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर आर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर, ये हम लिखेंगे। ठीक है ना? और ये जो आर फॉर्मूले में लिखते हैं ना, ये जो आर हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास था, ये वाला, ये जो आर होता है ये एवरेज होता है, ये हम एवरेज लेते हैं। तो ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, या तो अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे या ज्योमेट्रिक मीन से निकालेंगे। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, कोड हमें बोलता है कि आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए। कोड हमें बोलता है कि आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए, कोड बोलता है, हमारा आईएएस कोड जो है। तो आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे हम लोग आर निकालने के लिए, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आर देखो, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लिखा हमने, आर, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ कैसे निकालेंगे देखो, 1960 से 1970 पॉपुलेशन बढ़ी है, बिल्कुल इंक्रीज करी है, कितनी इंक्रीज करी थी, कितने परसेंट इंक्रीज करी, तो डिवाइड बाय 55,000 मल्टीप्लाई 15.81, तो 15.81, तो 15.81% इंक्रीज करी। ये R1 लिख दिया हमने ब्रैकेट में, ये हमारी वैल्यू R1 है। फिर 1960 से 1970 हो गया, 1970 से 1980, तो 1980 में जब देखोगे तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ 7600 का, किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, इस वाली वैल्यू पे, तो मल्टीप्लाई 11.93% आया। फिर 1980 से 1990, 8200 किस वैल्यू पे, 71,300 मल्टीप्लाई 100, 11.50, तो इसको R2 बोल दिया, इसको हमने R3 बोल दिया, R1 R2 R3। अब हम एवरेज आर निकालेंगे। अब एवरेज आर यहाँ पर डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई 3 नहीं करेंगे, कोड क्या बोलता है, जियोमेट्रिक मीन यूज करो, अर्थमेटिक भी कर सकते हो, तो कोड बोलता है जियोमेट्रिक, तो एवरेज आर निकालेंगे। तो एवरेज आर वैल्यू निकालने के लिए जियोमेट्रिक तीन वैल्यूज है ना, तो क्यूब रूट लेंगे। तो देखो अब ध्यान देना यहाँ पर वैल्यूज अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो ये आंसर भी परसेंटेज में आएगा, अगर ये डिवाइड बाय 100 करके 0.15 लिखूंगा तो आंसर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज में आएगा, डिजिट्स में आएगा। तो मैं सारी वैल्यूज को परसेंटेज में लिख रहा हूँ ताकि आंसर मुझे फाइनल परसेंटेज में ही मिले। तो ये बताओ जरा सोल्व करके, क्यूब रूट लेना है, सबका आंसर क्रॉस वेरीफाई करना, 12% क्योंकि सारी वैल्यूज परसेंटेज में है, तो ये हमारा एवरेज आ रहा गया। नाउ फॉर्मूला पी एन इज इक्वल टू पी नोट की पावर एन, ये फॉर्मूला। पॉपुलेशन 2020 की निकालनी है, किसकी पता है, 1990 की, तो 1 प्लस आर की पावर कितना डिक गैप हो गया, ठीक है। तो ये डेकोरेशन, ये बात भी समझ आती है। आर की वैल्यू, तो पॉपुलेशन 2020 की निकालनी है, 1990 की 7,
500 इंटू में 1 प्लस। अब ध्यान दो, ये आर परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में परसेंटेज ऐड होता है। ये वैल्यू अगर सिंपल वैल्यू में, ये भी सिंपल में लिखना पड़ेगा, तो इस चीज का बस कॉमन सेंस लगाना है। तो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, तो 0.1294 कर देंगे, इसकी पावर 3। इसको सोल्व करके बताना, तो 2020 की पॉपुलेशन ये आ जाएगी आपके पास। वाजिद अली अपनी वीडियो बंद करो यार, ये सही है, बैठे बैठे खा भी रहा है। कितना है? 114528, 1145, बस इतना ही है। 114528, तो ये आंसर आया हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, ठीक है ना। अब ध्यान देना ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या बोलता है। जैसे हमने बोला था कि 1990 से 2000, तो 1990 से जब 2000 पे आप आओगे, तो पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुआ एक्स बार का, 2000 से 2010 पे आओगे, इंक्रीमेंट हुआ एक्स बार का, 2000 से 2020 सेम एक्स बार का इंक्रीमेंट हुआ। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड बोलता है कि 1990 से 2000 जो आर वैल्यू से इंक्रीमेंट हुआ है, 2000 से 2010 सेम आर वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा, 2010 से 2020 सेम आर वैल्यू से इंक्रीमेंट होगा। और आर क्या है? परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो जितनी वैल्यू यहां पर है, तो उसमें परसेंटेज आर ऐड कर दिया, जो वैल्यू यहां पर आई सेम परसेंटेज आर ऐड कर दिया, जो वैल्यू यहां पर आई सेम परसेंटेज आर ऐड कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ये एक्स बार है और ये आर है। आर कौन सा? ये वाला जो ये एवरेज ये अपने निकाला हमने 12.94% का। ये डिफरेंस समझ आ गया? तो दो मेथड मैंने आपको बताया। तीसरा मेथड जो हमारे पास है, ज्योमेट्रिक मीन से ही निकाला, कोड बोलता है ज्योमेट्रिक मीन से आर निकालना है। कोड बोलता है ज्योमेट्रिक मीन से ही निकालना अपने को आर की वैल्यू 20.94%। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। चलो इससे पहले एक और मेथड है वो भी देख लो, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल। देखो जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 नंबर का, तो जैसे कराया बस वैसे ही लिखना है इसके अंदर, इसमें कुछ ज्यादा लिखने का है नहीं है। फिर इसमें एक है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखो, ये जो आपका डीपी बाई डी है, ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये मेथड का कहना है कि डीपी बाई डी कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। ये मेथड बोलता है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहां पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, इंक्रीमेंटल इंक्रीज होगा। यहाँ पर इंक्रीमेंटल इंक्रीज में फॉर्मूला जो यहाँ पर इसने बताया, इस मेथड ने, वो ये वाला फॉर्मूला बताया कि पी एन अगर आपको निकालना है, पी नोट प्लस एन एक्स बार, ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला है, प्लस में एन इंटू में -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में वाई बार। अब यहां पर एक्स बार तो वही चीज है, एक्स बार जो हमने पहले लिखा था फर्स्ट मेथड में, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एवरेज किसका? इंक्रीज इन पॉपुलेशन का, नॉट रेट। एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स बार का। वाई बार क्या है? ये वाई बार क्या है देखो ध्यान देना, ये तो हमने निकाला था पहले, तो हमने इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा, तो उसका एवरेज ले लिया। अब ये इंक्रीज पे कितने इंक्रीज हुआ है उसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज बोलते हैं इसको, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज। इंक्रीज पे कितना इंक्रीज हुआ हम उसकी बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज। एन प्लस का 1 लिख लीजिएगा, एन प्लस का 1 होता है, सॉरी एन प्लस का 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब देखो फॉर्मल, पहले तो वैल्यू लिख देते हैं सेम टू सेम। ये ईयर है, यहाँ पॉपुलेशन थी 1960, 1970, 1980, 1990। 1960 की पॉपुलेशन बताना एक बारी, 55,000। 1970, हाँ 63,700, ये पॉपुलेशन है, ठीक है।
अब यहां पर क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे अर्थमेटिक में किया था पहले, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल देंगे। 55,000 से कितना इंक्रीज हुआ, 8700, फिर 8200। इसको x1 बोल दो, x2, x3, तो x बार जो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, वही आंसर आएगा। कितना था, ये तो वही आंसर रहेगा सेम टू सेम। अब यहां पर देखना जो नई चीज है वो ये है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल, ये एक्स है आपका, ये है इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज जिसको वाई बोलेंगे। इंक्रीज पे कितना इंक्रीज हुआ है, हाँ, तो 8700 से ये भी इंक्रीज वैल्यू, सारी इंक्रीज वैल्यू ना, 87 से 76 इंक्रीज पे कितना इंक्रीज हुआ है ये बताना है। तो 87 से 7600 कितना आएगा, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब क्योंकि डिक्रीज हुआ है बट लिखना क्या है, इंक्रीज, लिखना क्या है, क्योंकि कोड में क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीज पे कितना इंक्रीज हुआ है। मान लो, ध्यान देना, ये 7600 होता है और ये 8700 उल्टा होता, मतलब ये 80, ये होता 7600, ये होता आपका 8700। तो ऊपर वैल्यू कम है 7600, नीचे है 8700, तो कितना इंक्रीज होता, 1100 का। बट आपके बार 1100 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस लिखने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो माइनस लगाएंगे, तो ये y1 हो जाएगा हमारा। तो यहां पे देखो, यहां से यहां पे आओ, इंक्रीज, तो प्लस का 600, ये y2 हो जाएगा, प्लस का 600। प्लस का क्यों लगाए, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस लगाते, बात समझ आती है। तो अब हम y बार निकालेंगे, तो y बार क्या हो जाएगा, सिंपल y1 प्लस y2/2, बताना जरा, माइनस का 250, ये y बार आ गया हमारा। बस वैल्यूज पुट अप कर दो इसमें। p पॉपुलेशन 2020 की निकालनी, और पॉपुलेशन 1990 की पता है, पॉपुलेशन 1990 की पता है, प्लस में nx बार 1990 से 2020 3, तो 3x बार, 3 इंटू में 3 माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में y बार। बस वैल्यूज पुट अप करो, x बार वैल्यू है, y बार की वैल्यू नेगेटिव में ही पुट अप करेंगे क्योंकि नेगेटिव में आई हुई है। तो बताओ जरा सोल्व करके कितना, हाँ 10+1 ही लिखा हमने, हाँ हाँ, जो जैसा वैल्यू आई वैसे के वैसे ही पुट अप करेंगे। सभी लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, सभी लोग निकालो, 102.10, ये 1,02,500, ये वैल्यूज आई हमारी, ठीक है ना। तो ये हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से आंसर दे दिए। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज कर लिया है, और हमने ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड बता दिया, और अर्थमेटिक, तीनों मेथड समझ आ गए, फॉर्मूले में समझ आ गए कैसे करेंगे। अब एक मेथड और हमारे पास है जो एग्जाम में पूछा गया है, मतलब आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, बट एग्जाम में पूछा गया एक मेंस में ही। उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये मेंस इसी से पूछा जाता है क्वेश्चन, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ठीक है, इसको लिखो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड करना कैसे, लिखना कैसे है इसको, इसमें एक ही पॉइंट लिखना है बस आपने, हेयर एवरेज डिक्रीज इन, हेयर एवरेज डिक्रीज इन, एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज्ड, हेयर एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज्ड, हेयर एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज increased is worked out, is worked out and is then subtracted, and is then subtracted from latest, from latest percentage increase,
latest percentage increase for each successive decade, for each successive decade, for each successive decade, for each successive decade. एक मिनट का टाइम। ये भी कुछ नहीं पता। देखो करना क्या है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। तो जैसे डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में मैंने जो लाइन लिखवाई मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी। हेयर एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, अंडरलाइन कर लो उसको। एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वही चीज है ना, परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं इसको। तो करना क्या है, एवरेज लेना है, किसका लेना है, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज का एवरेज लेना है, बट किसका लेना है, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज। तो पहले आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, फिर हम डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। समझे यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज किसको बोलते हैं, उसी को, परसेंटेज आर लिख लो, परसेंटेज इंक्रीज के ब्रैकेट में परसेंटेज आर, जहां परसेंटेज इंक्रीज लिखा है, हाँ बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली सेम परसेंटेज आर, हाँ बिल्कुल वही चीज है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज आर, जियोमेट्रिक इंक्रीज में जो हमने बात करी थी वही परसेंटेज इंक्रीज ही बोलते हैं उसको। पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एवरेज लेंगे। यहां तक पॉइंट समझ आता है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा, एंड इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज। तो जो वैल्यू आपने निकाली है, फिर हम उसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और तब हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। इस बात को समझने के लिए फिर से एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। 1960 से डाटा शुरू हुआ है, तो ये पॉपुलेशन, ये ईयर 1960, 1970, 1980 एंड 90। 1960 की कितनी है, 55,000। उसके बाद 63700 थी, ये हमारी वैल्यूज थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज आर निकालेंगे। परसेंटेज आर वही चीज है जो पहले लिखे, मैं लिख देता हूँ फिर, परसेंटेज इंक्रीज इन या परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ब्रैकेट में आर। ठीक है, वही चीज है जो हमने लिखी थी, ये वही वैल्यूज आएंगी। कितनी कितनी थी, हाँ हाँ, आर की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं आपसे, R1 R2, R1 ये वैल्यूज आई थी, R1 R2 R2, R1 R2 R2। तो ये हमने निकाला परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब हम क्या निकालेंगे, डिक्रीज, डिक्रीज किसमें, इन परसेंटेज आर।
ये वही चीज लिख दी। अब हम निकालेंगे डिक्रीज कितना हुआ परसेंटेज आर में। तो पहले तो आपने परसेंटेज आर निकालना है, तो जो परसेंटेज आर आपने निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे इसमें, परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे। तो परसेंटेज डिक्रीज आपको निकालना है यहाँ पर। बता दो, अब तो निकाल सकते हो, वैल्यूज बताओ कितने कितने आएगी। अब आपको डिक्रीज निकालना है पीछे, अब मैं बता देता हूं, देखो डिक्रीज इन परसेंटेज आर निकालना है। परसेंटेज आर में इसमें कितना डिक्रीज हुआ, 15.81 से 11.93, कितना डिक्रीज हुआ, 3.88। यहां से यहां पे कितना डिक्रीज हुआ, अब मान लो ये इंटरचेंज होती वैल्यूज, तो इंक्रीज होता, तो क्या लिखते फिर यहाँ पे, माइनस। हाँ फिर माइनस लिखते हैं यहाँ पे। बात समझ आती है, क्योंकि डिक्रीज लिखा ना यहाँ पे हमने, हमने यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, ये ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती तो मैं माइनस लिखता यहाँ पर। अगर मैं मान लो कि ये वैल्यू इंक्रीज करती और ये लिख देता हूं, तो इसका मतलब तो डिक्रीज हो रही है, बट वैल्यू मेरी इंक्रीज कर रही है, तो माइनस लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। समझ आ रहा है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती, R2 से R3 वैल्यू अगर इंक्रीज करती, बट कॉलम में वैल्यूज डिक्रीज वाली लिखी जा रही है, और R2 से R3 अगर वैल्यू इंक्रीज करती, तो मुझे माइनस कर लगाना पड़ेगा फिर वहां पे। ये बात समझ। तो मैंने क्या निकाल दिया, डिक्रीज इन परसेंटेज आर। अब आपको करना क्या, इसका एवरेज लेना है, इसका एवरेज लेना। अब आपको इसका एवरेज लेना है, तो इसका एवरेज ले लो, इसका एवरेज ले लो, इसको आर डैश बोल दो। डिक्रीज इन परसेंटेज आर को हम आर डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी अरिथमेटिक, हाँ जी, आर डैश की अरिथमेटिक, अरिथमेटिक अरिथमेटिक लेनी है। तो इसको आर डैश वन बोलेंगे, इसको आर डैश टू बोलेंगे। तो आर डैश वन प्लस आर डैश टू डिवाइडेड बाई टू, 2.155। तो 2.155 ये एवरेज आर डैश आ गया हमारे पास। दिस इज द आर डैश, ये हमारा एवरेज आर डैश आ गया, एवरेज आर डैश आ गया। ये इसको आर डबल डैश बोल दो। एवरेज आर डैश लिखने के बाद इज इक्वल टू आर डबल डैश, हमने इसको एक नाम दे दिया आर डबल डैश। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा आपने, हेयर एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इज वर्कड आउट, जो आपने कर दिया है, एंड इज देन सब्ट्रैक्टेड। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना आर डबल डैश को, एंड इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज। लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज, तो लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज कौन सा आपके पास, लेटेस्ट वाला 11.50। हाँ बिल्कुल। एंड इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज फॉर ईच सक्सेसिव डेकेड्स। बात समझ आ रही है। हाँ अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना, सुनो आराम से। आपको 2000 की पॉपुलेशन निकालनी है, आपको 2000 की पॉपुलेशन बतानी है कि 2000 की पॉपुलेशन कितनी है। अब इसमें डायरेक्टली नहीं जंप आउट कर सकते, बाकी सारे फॉर्म में तो डायरेक्टली जा रहे थे, इसमें डायरेक्टली कभी नहीं जा सकते, इसमें हमने निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसलिए ये पूछा जाता है क्योंकि आपको सारे निकालने पड़ते हैं। क्या अर्थमेटिक से निकालोगे, नहीं 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 नहीं, अर्थमेटिक से नहीं निकालना है। जब पूछा डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है, तो जो बताऊंगा उसी तरीके से करेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो देखो 1990 से 2000 पे जाना है। 1990 में परसेंटेज आर कितना है, 11.50 है। 11.50, इसका मतलब ये होता, अगर मैं जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करता, तो मैं क्या बोलता, जिसकी एक एवरेज वैल्यू आती, मान लो जो भी वैल्यू आती इसकी एवरेज, उसी वैल्यू से इंक्रीमेंट होता परसेंटेज आर, फिर आगे भी सेम आता। बट आपको डिक्रीज करना है उस वाली वैल्यू को। तो 11 यहां पर इसके अगले साल पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज के, बट उसका परसेंटेज आर कितना होगा, उसका परसेंटेज आर कितना होगा भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी परसेंटेज आर वैल्यू से, बिल्कुल सही बात है, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 11.50 में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो देखो उसको लिखेंगे कैसे, तो यहां पर 2000 की पॉपुलेशन, अगले पेज पे, ये नोट कर लिया, मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, तुम मेरे को वैल्यू बताना। अब मुझे 2000 की पॉपुलेशन अगर निकालनी हो, मुझे पॉपुलेशन 2000 की निकालनी हो, और 1990 की पता है, 1990 की पॉपुलेशन मुझे पता है, तो क्या करूंगा, प्लस प्लस इस पे परसेंटेज आर करना है ना, इस वाली वैल्यू पे परसेंटेज आर करना है। तो पॉपुलेशन ऑफ 1990 जो लिखी गई है, इसका परसेंटेज आर करना है। अब इसका परसेंटेज आर कितना आएगा, इसका हाँ तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो इसका परसेंटेज आर 11.50 में से ये वाली वैल्यू माइनस करूंगा, तो 11.50 में से
ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, कितनी, ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, ये परसेंटेज में है, तो जरा बताना कितना आएगा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है 9.345%। तो पॉपुलेशन ऑफ 1990 इंटू में 1 प्लस 9.345%, या बाई 100 कर दो, वही चीज होगी, कॉमन ले लिया, वही चीज हमने लिख दी। अब इसका आंसर जरा बताना कितना आएगा सोल्व करके। सर 86929। ये 15.81 वैल्यू सही निकाली है तुमने? नहीं, इसमें R1 की वैल्यू सही निकाली है? एक बार चेक कर लो दोबारा से। मेरे पास जो वैल्यूज R1 की वो अलग है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। कैलकुलेशन हो सकता है इसमें यार, आप एवरी R1 की वैल्यू चेक करो सभी लोग। मैं कैसे निकालते हो तो पता ही है, वैसे मैं लिख देता हूँ। 63 R1 कैसे निकाल रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं। 63700 माइनस का 55,000 डिवाइड बाई 55,000 मल्टीप्लाई 100। एवरी चेक करना सभी लोग, यही आ रही है? यही है, चलो ठीक है, फिर तो यही है। तो अगर यही है तो यही सही है वैल्यूज ना? ठीक है, चलो इसी से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसका आंसर कितना है? 86929, 86936.43। ये पॉपुलेशन आई 2000 की, हमसे 2020 की पूछी है, तो अभी 2000 की निकाली है। ये समझ आ गया? आप सुनना, आप आगे कैसे करेंगे। डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड है ये समझ आ गया ना कैसे किया? अब आगे देखो, पॉपुलेशन 2010 की निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर इधर देख लो भाई, इधर देख लो। हाँ बिल्कुल सही है। देखो, पॉपुलेशन 2000 की लिखी क्योंकि हमने लास्ट पॉपुलेशन क्या है 2000 की, ये अभी निकाली, प्लस पॉपुलेशन 2000 की ब्रैकेट में। हाँ, यहां पर आर कितना है? 9.345, तो यहां लिखा जाएगा 9.345। बिल्कुल सही है, बस यही करना है इसमें। अब जरा सोल्व करके आंसर बता दो कितना, ये बताना कितनी आएगी ये वाली, ये सोल्व, ये वाली वैल्यू कितनी है? कर ले भाई, तो भी कर ले। 7.19। तो जरा इसका आंसर बताओ, दो ये वाली वैल्यू है 2000 की। सर ये जो आपने 93187.5 क्रॉस वेरीफाई करना सभी लोग, ठीक है? 2020, अब पॉपुलेशन 2020 की अगर निकालनी हो, तो पॉपुलेशन 2020 की, तो देखो पॉपुलेशन 2010 की प्लस पॉपुलेशन 2010, और इस पे अब देखो ये था 7.19, इसको माइनस कर दो, 7.19 में माइनस, बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ कितना आंसर आएगा इसमें। तो 0.13, तो ये पॉपुलेशन 2020 की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ये सोल्व करेंगे। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड ये होगा आपका। समझ आ गया? कैच समझ आया कहां पर है? हाँ, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सब सेम है। हाँ, तो ये बस ये गलतियां होती है, तो जो आपको ध्यान रखना। ये डिक्रीज है, ये पिछले रेट से ज्यादा हो रहे तो फिर हम उसको ऐड करते हैं। कैसे? जैसे 7.19 है, लेकिन एक जगह पे आके मान लो 1 पॉइंट समथिंग रहती है, तो फिर क्या 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है? अच्छा, मतलब 7.19 की वैल्यू कम होते 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 1 पॉइंट, तो माइनस में आएगी वैल्यू, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती है हमेशा। पर डाटा में एरर आपके, अगर जिस तरीके का डाटा पूछा गया उसी तरीके का आंसर आएगा।
हाँ, अगर लेकिन आपके कैलकुलेशन में अगर आ रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हो सकता है आप गलत कर रहे हो। समझ गए? चलो, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है लॉजिस्टिक मेथड, वो भी देखो। लॉजिस्टिक, तो बाज ना करो यार, देखो क्वेश्चन करो, बस क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, आवाज करोगे तो मजा नहीं आएगा। लॉजिस्टिक मेथड की बात करते हैं। लॉजिस्टिक मेथड क्या करता है? लॉजिस्टिक मेथड हमें, जैसे हमने ये कर्व बनाई थी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की कर्व बनाई थी, तो यहां पर ये हमारी सैचुरेशन पॉपुलेशन, पीएस सैचुरेशन पॉपुलेशन। लॉजिस्टिक मेथड यूज करने के लिए आपको तीन पॉपुलेशन पता होनी चाहिए अलग अलग टाइम की, तीन पॉपुलेशन पता होनी चाहिए लॉजिस्टिक मेथड यूज करने के लिए। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वैल्यू है टी नोट, एक नाम दे दिया टी नोट। टी नोट का कोई जरूरी नहीं कि जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, टी नोट बोल दिया। टी नोट के कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन मैंने नाम दे दिया पी नोट। फिर मैंने इधर बता दिया टी वन, टी वन के कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है पी वन, और ये है टी टू, टी टू के कोरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है पी टू। और हमसे पूछा गया है कि किसी गिवन टाइम टी पर पॉपुलेशन बताओ, किसी गिवन टाइम टी पर पॉपुलेशन, तो ये तो निकालते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भाई 2020 2030 ऐसे। तो अब अपने को इस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग की पॉपुलेशन बतानी है, तो उसके लिए हमें तीन टाइम की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, पी नोट, पी वन, पी टू। अब ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें थोड़ी सी वैलिडिटी चेक करना, इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपका टी नोट से टी वन की जब हम बात कर रहे हैं, देखो एक तो टी नोट पे पॉपुलेशन पी नोट, टी वन पे पॉपुलेशन पी वन, टी टू पे पॉपुलेशन पी टू, ये पॉपुलेशन है। तो जो हमारे पास टी टू होगा वो मस्ट बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी वन, ये होना ही चाहिए। टी टू की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टी वन होनी चाहिए। हाँ, टी टू की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टी वन होनी चाहिए, तभी ये आपका जो है मेथड जो है वैलिड होगा। और एक बात और ध्यान रखना, पहली बात ध्यान रखेंगे, टी टू की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टी वन होनी चाहिए वैलिडिटी के लिए, फॉर वैलिडिटी। तो ये तो पहली बात मैंने जो आपको बताई है, फर्स्ट पॉइंट है मेरा, फॉर वैलिडिटी। सेकंड पॉइंट, जितनी भी टाइम की कैलकुलेशंस होंगी वो बेस ईयर से होंगी, तो ऑल कैलकुलेशंस फ्रॉम बेस ईयर, फ्रॉम बेस ईयर। और बेस ईयर होगा जो आपका स्टार्टिंग वाला होगा, जैसे ये हमारा बेस ईयर होगा, तो ये हमारा बेस ईयर, तो इसको बोलेंगे बेस ईयर, टी जीरो को बेस ईयर, और इसको बोलेंगे बेस ईयर पॉपुलेशन, बेस ईयर पॉपुलेशन। बात को समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं, जो मैंने बताई दो बातें आपको, भाई जितने भी कैलकुलेशन होंगी बेस ईयर से होंगी, और टी टू की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टी वन होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं, यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास डाटा है, 1960 की पॉपुलेशन गिवन है, 1980 की गिवन है, और 2000 की गिवन है। एक तो ये डाटा है, एक डाटा है 1960 की पॉपुलेशन गिवन है, 1980 की गिवन है, और 2020 की गिवन है, एक ये डाटा है। तो टी जीरो तो इसको बोलेंगे, भाई ये तो आंख बंद करके टी जीरो हो जाएगा, तो टी जीरो तो ये हो जाएगा आपका। टी वन की अगर बात करेंगे तो टी वन टाइम बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे। 1960 से 1980 कितना टाइम हो गया? तो 20 साल हो गए। 20 साल, दो डेकेड हो गए, तो टी वन को हमने टू डेकेड बोल दिया। ये टी थ्री है, हाँ ये टी टू है, टी जीरो टी वन टी टू, ये टी टू, ये कितना होगा? फोर डेकेड। ये यहां से होगा बेस ईयर से, सारी कैलकुलेशन बेस ईयर से करेंगे, तो 1960 से 2000, फोर डेकेड हो गया, तो ये आपका फोर डेकेड हो जाएगा, ये फोर डेकेड हो जाएगा, फोर डेकेड हो गया। अब यहाँ पे देखो, टी जीरो है, टी वन कितना है? टू डेकेड है, टी टू कितना है? 1960 से 2020, 1960 से 2020 कितने साल हो गए? सिक्स डेकेड हो गए। यहाँ पे कितना हो गया? सिक्स डेकेड। क्या यहाँ पर टी टू की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ टी वन आ रही है? और क्या यहाँ पर आ रही है? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मेथड वैलिड नहीं होगा। अब मान लो कि चार पॉपुलेशन दे दी, तो आप बेस ईयर किसको मानेंगे? आप इस चीज से करेंगे, भाई अगर मान लो ये तीन वैल्यूज है, एक और चौथी वैल्यूज दे दी सीक्वेंस में, तो आपको लग रहा है कि लास्ट वाली तीन से तो काम बन रहा है, टी टू इक्वल टू टू टी वन है, पर पहली तीन से नहीं हो रहा, तो आपका बेस ईयर और सेकंड वाले से स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो किस तरीके से करेंगे हम लोग? मैं दोबारा बता रहा हूँ,
T2 की वैल्यू 6 डेकेड 1960 से 2020 कितना टाइम हो गया, 60 साल हो गए, तो 6 डेकेड्स हो गए। T2 की वैल्यू 6 है और 2T1 करोगे तो 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पर T2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2T1, मेथड वैलिड नहीं है। T2 इक्वल टू 2T1 है तो यहाँ मेथड वैलिड होगा, यहाँ मेथड वैलिड होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पर 2020 है, 1980 से 2020, 2020 से 2040, ये गिवन है 2040। T3 मान लेते हैं, T3, तो या T3 ना मानो, अभी T3 ना लिखो, चलो यहां तक समझ आया नहीं होता। अगर मैं इसको T0 मान के चलूं, इसको T1 और इसके T2, तो देखो T0 T1 कितना होगा, 1980 से 2020, 1980 से 2020, 4 डेकेड, 1980 से 2040, 1980 से 2040, 6 डेकेड। अब देखो 6 पे बात नहीं बन रही है, तो एक काम करो, इसको मुझे 60 कर देते हैं, चलो इसको 60 करो, 1980 से ये 8 डेकेड हो गया। तो अब T2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T1 आ गई, तो आपका बेस ईयर ये माना जाएगा फिर। समझ पा रहे हो? तो मेथड की वैलिडिटी चेक करनी बहुत जरूरी है कि मेथड हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये वैलिडिटी का फर्स्ट पॉइंट रहेगा, T2 2 टाइम्स ऑफ T1 होगा और ऑल कैलकुलेशन डन फ्रॉम दी बेस ईयर। समझ आ गया? अब फॉर्मूले में एक वैल्यू है, बस फॉर्मूला है, बस एक वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे PS ना P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो P की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है PS डिवाइडेड बाय M, मेरे को एक बार लिखने दो, MLN इनवर्स NT, शायद मेरे को चेक करने दो, 1 प्लस MLN इनवर्स NT आएगा, 1 प्लस M, तो ये फॉर्मूला रहता है 1 प्लस MLN इनवर्स NT, ये फॉर्मूला रहेगा। PS सैचुरेशन पॉपुलेशन डिनोट करता है, ये आपका सैचुरेशन पॉपुलेशन है, सैचुरेशन पॉपुलेशन रहेगा। PS की वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख लो इस चीज को, अगर लिखना चाहो तो फॉर्मूला को, P इज इक्वल टू PS डिवाइड बाय 1 प्लस MLN इनवर्स NT। इस चीज को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मैंने बताया लॉजिस्टिक मेथड में हम इसको तब यूज करेंगे जब हमारे पास 3 पॉपुलेशन गिवन होंगी, 3 पॉपुलेशन गिवन होगी, 3 पॉपुलेशन का यूज किया जाएगा, अभी बताऊंगा। अभी P0 P1 P2, P0 T0 टाइम पे, P1 T1 टाइम पे, P2 T2 टाइम पे। फिर मेथड की वैलिडिटी चेक करने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और टाइम हमेशा बेस ईयर से ही मेजर किया जाएगा, टाइम हमेशा बेस ईयर से ही मेजर करना है आपको, ठीक है ना? उसके लिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया, P निकाल, देखो ये बताया था मैंने आपको कि इस टाइम P T पे P निकालना है, तो P टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, तो यहां पर ये हमने लिखा कि ये टाइम T है और ये P निकालना है। तो P का फॉर्मूला है PS बाय 1 प्लस MLN इनवर्स NT। अब PS की वैल्यू देखो, सैचुरेशन पॉपुलेशन बोलते हैं इसको, तो PS का फॉर्मूला रहेगा 2 टाइम्स ऑफ P0 P1 P2 माइनस P, सीक्वेंस में लिख दिया, P0 P1 P2, बीच वाली वैल्यू को उठा लो, बीच वाली वैल्यू को उठाओ, उसका स्क्वायर कर दो, कितनी वैल्यू बची, 2 वैल्यूज बची, P0 P2, दोनों को ऐड कर दो, P0 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 वैल्यूज जो बची थी, P0 P2, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस का P1 स्क्वायर, ये आपका PS का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है ना फॉर्मूला? है नहीं है क्लियर? अरे यार बताओगे तभी तो चीजें समझ आएंगी, है? अच्छा फॉर्मल देख के घबरा गए, मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा इसलिए घबरा गए हो। अब अभी तो बताया याद करने की ट्रिक, 2 टाइम्स ऑफ P0 P1 P2, बीच वाली वैल्यू को उठा उसका स्क्वायर किया, बची 2 वैल्यूज ऐड किया, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का P1 स्क्वायर। तभी तो इस तरीके से बताया था कि याद रहे वैल्यूज। बताऊंगा, एन भी बताऊंगा, फिर एन पूछेगा तो क्या एन क्या है, एन भी बताऊंगा, एन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। चलो ये 3 से ज्यादा और कम हो उसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं ये फिर तो। क्या बोल रहे हो पुलकित? 3 से ज्यादा और कम हो, ज्यादा हो या कम हो, उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा ये। आवाज कम ज्यादा हो रही है? नहीं, मैं कहा अगर 3 वैल्यू से ज्यादा गिवन है हमारे क्वेश्चन में, या कम गिवन है उससे, उसमें तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा नहीं ये। यार तुम्हारी आवाज ना साफ नहीं, 1 मिनट यार, क्या डाउट दोबारा बोलना एक बारी।
मैं कहा 3 वैल्यू से अगर कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू हो तो 3 उसमें नहीं वैल्यू, होगा ना, एप्लीकेबल हाँ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 वैल्यूज तो होनी चाहिए। ये देखो ना फॉर्मूले में भी पीएस लिखा ना जो तुमने, पी नॉट हाँ P1 P2, तो 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी तुम कर पाओगे। देखो एम का फॉर्मूला, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, पीएस का एक इस तरीके से निकाला, पीएस को हम, एक और तरीका हमारे पास, पीएस बाय पी नॉट माइनस का 1, या तो ऐसे था तो 1 प्लस, पीएस को ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट इंटू 1 प्लस का एम। एक मिनट जो कंफर्म करने दो मेरे को, पीएस बाय पी नॉट माइनस का पी नॉट, यहां से एम की वैल्यू जरा निकाल के देखना कितनी आएगी, पीएस बाय पी नॉट माइनस का 1, हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएस का दूसरा फॉर्मूला इसलिए बताया इस तरीके से क्योंकि दो फॉर्मूले पीएस के तरीके, यहां से एम निकालेंगे, मतलब एम की वैल्यू ये होती है पीएस माइनस का पी नोट बाय पी नोट। तो मुझे ये याद नहीं रहता फॉर्मूला, मैं इस तरीके से याद रख सकता हूँ भाई, एक तो पीएस का फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा पीएस का फॉर्मूला ये हो गया, ये जानबूझकर मैं याद रखता हूँ ताकि मैं यहाँ से एम की वैल्यू सोल्व कर सकूं। बात समझ आती है आप लोगों को मैं क्या बोल, हाँ निकालनी पड़ेगी, कुछ गिवन नहीं होगा, बस 3 पॉपुलेशन गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, अभी करेंगे क्वेश्चन। हंसने वाली क्या बात है इसमें, तो सही है भाई जो, चलो कोई बात नहीं, पीएस माइनस का पी नोट बाय पी नोट, ये आपका एम का वैल्यू रहेगा, पीएस माइनस पी नोट बाय पी नोट। चलो अब मैं आपको एन की वैल्यू बता देता हूं, एन की वैल्यू क्या रहेगा, एन की वैल्यू लिखना 1/T1 log ऑफ पी एस पी नोट माइनस, नहीं पी नोट आएगा यहाँ पे, पी नोट आएगा, पी नोट आएगा, पी नोट ये पी नोट है, पी नोट पी एस माइनस का P1 डिवाइडेड बाई P1, देखो पी नोट लिखा पी एस माइनस P1, पी एस में से तो माइनस करना ही करना है, इधर पी नोट लिखा तो P1, इधर P1 तो इधर पी नोट, बहुत आसान है बहुत आसान, ये बस प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये एन की वैल्यूज रहेगी, तो 1/T1 log पी नोट इंटू में पी एस माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू पी एस माइनस का पी नोट, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा भाई। चलिए अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन आप नोट करो, इन 2 पीरियड्स TWO2 लिखा हुआ है, इन 2 पीरियड्स 2 TWO2 है, इन 2 पीरियड्स ऑफ ईच 20 years, इन 2 पीरियड्स 2 TWO2 है, इन 2 पीरियड्स ऑफ ईच 20 years, कॉमा ए सिटी हैज ग्रोन, ए सिटी हैज ग्रोन फ्रॉम, ए सिटी हैज ग्रोन फ्रॉम 30,000 30,000 30,000 30,000 टू 1,70,000 1,70,000, 30,000 से 1,70,000, एंड देन टू 3 लाख 3 लाख, एंड देन टू 3 लाख 3 लाख, फुल स्टॉप। what is the expected population, what is the expected population, what is the expected population after the 60 years, after the 60 years 60, after the 60 years from the start, from the start, फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्ट, या तो ये मेंशन कर दिया देखो फ्रॉम द स्टार्ट, ना भी बोलता तो हम बेस ईयर से ही कैलकुलेशन करेंगे सारे के सारे, फ्रॉम द स्टार्ट। अब 2 पीरियड्स गिवन है और 20-20 साल के गिवन है, 2 पीरियड्स गिवन है, इन 2 पीरियड्स लिखा हुआ है, तो 2 इंटरवल गिवन है, इन 2 पीरियड्स 2 इंटरवल गिवन है और 20-20 साल के गिवन है। अगर T0 T1 और T2 लिख रहा हूं तो T0 T1 के बीच का गैप 20 साल, T1 और T2 का गैप 20 साल, तो क्या अगर ये कंडीशन है तो क्या मेथड वैलिड होगा, क्या T2 2 टाइम्स ऑफ T1 बन जाएगा, यस और नो। तो ट्रिक यही है आपके क्वेश्चन की, अगर इंटरवल सेम है तो मेथड वैलिड है, जैसे अभी मैंने, जैसे यहां देखो 20-20 साल का इंटरवल है,
तो ये 20 है, तो स्टार्टिंग से ये 40 हो जाएगा, तो T2 2 टाइम्स ऑफ T1 बन जाएगा। अभी हमने ऊपर जब ये डिस्कस किया था ये वाला इंटरवल चेक करो, 1960 1980 2000, इंटरवल सेम है, 20 20 का गैप है। 1960 1980 2020 गैप सेम नहीं है, तो मेथड वैलिड नहीं है। 1980 2020 2060 गैप सेम है, तो मेथड वैलिड होगी। ट्रिक बता दी मैंने आपको याद करने की, भाई ये ट्रिक आप याद रखिएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा पॉपुलेशन है 30,000 से 1,70,000, तो T0 30,000 है और 1,70,000 है और 3 लाख है। ये पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन है, और 60 साल के बाद पॉपुलेशन आपने को बतानी है फ्रॉम द 60 ईयर्स। तो फॉर्मूला सिंपल है, P इज इक्वल टू पी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम एल एन इनवर्स एन टी, ये फॉर्मूला है। पहले तो पी एस निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, काम को आसान करते हैं, ध्यान दो काम को आसान कैसे करते हैं भाई। जब हम पी एस लिखेंगे, पी नोट P1 P2, तो इतनी सारी जीरो आ जाएंगे। काम को आसान करने के लिए पहले 3 जीरो एलिमिनेट कर दो, बाद में जोड़ देंगे, Yes, sir. ठीक है ना भाई। 3 जीरो बाद में ऐड कर देंगे, काम आसान हो जाएगा। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो पी एस जब हम निकालते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखना अपने, जब क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पी नोट P1 P2, बीच वाली वैल्यू उठाओ, P1 का स्क्वायर, दो वैल्यूज बची, पी नोट प्लस P2, और इन्हीं दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, पी नोट P2 माइनस P1 स्क्वायर। हो गया यार फॉर्मूला, बताओ। तो उसके बाद आप बस वैल्यूज, तो 2 मल्टीप्लाई पी नोट को 30 लिख दिया मैंने, 3 जीरो हटा दी, बाद में करेंगे इसको। मल्टीप्लाई P1 1,170 लिख दिया, मल्टीप्लाई 300 माइनस 170 का स्क्वायर, पी नोट है आपका 30, P2 है 300 डिवाइडेड बाय 30 गुना में 300 माइनस का P1 स्क्वायर कितना है 170 का स्क्वायर। ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा। तो पी एस वैल्यू तो कितनी आएगी, समझ आ रहा है। निकालो आंसर, बताओ मेरे को पी एस की वैल्यू बताओ सोल्व करके। Yeah, 756. पी एस Yes. 756. दोबारा देखो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। 325. हाँ 4. सही है, 325,477, 325,477। देखो यहाँ पे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कितनी होगी टोटल, 9 जीरो। 3 जीरो ऐड करोगे 3 जीरो ही रहेंगी, 3 जीरो का स्क्वायर 6 और 3 9 हो जाएंगी। तो ऊपर कितनी जीरो आ रही, 9 जीरो। ये कितनी है 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो हो जाएंगी, माइनस करोगे 6 जीरो, तो बचेगी कितनी 3 जीरो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल नहीं होगी, मल्टीप्लाई। तो ये तुमने 3 जीरो ऐड करके बताइए, क्या क्या नाम है तुम्हारा, 3 जीरो ऐड करके, ऐड करके बताइए, ठीक है। तो ये ऐड करके बताइए 3 जीरो, फाइनल ऐड करके बताइए, फाइनल आंसर ये आएगा। पहले तो 3 जीरो से डिवाइड ही कर दो ना, 325। मैं देखो ये पहले ये आंसर आ रहा है तुम्हारा, तो आप फाइनल आंसर पीएस का ये बता दो, 3,25,477। तो ये हमारा आ गया, पहले तो पॉइंट लगाया, फिर 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। पीएस तो समझ आ गया ना भाई कैसे निकालेंगे। अब एम की वैल्यू भी निकाल दो, फिर एम की वैल्यू भी निकाल दो। पीएस पीएस इज इक्वल टू पी नोट इंटू 1 प्लस एम। एम की वैल्यू जरा बताना कितनी आएगी, 9.849. हाँ 9.849 यानी 9.85 लिख देते हैं, तो 9.85 वैल्यू आ गई एम की, सबकी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 9.85 ये एन की वैल्यूज आ गई, समझ आया यहाँ तक। एन की वैल्यूज, एन का फॉर्मूला ये नोट कर लिया, कर लो, नोट कर लो पहले, ले लो आगे, चलो आगे। तो एन की वैल्यूज, अब एन का फॉर्मूला लगा दो, 1/T1 होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, log ऑफ पी नोट
पी एस माइनस P1, P1 PS माइनस का P0। 20 हाँ देखो, अब देखो T1 की वैल्यू चेक करो। यहां पर जो डाटा आपके पास है, ये वाला डाटा, ये अगर आप 20 लिख रहे हो, यानी आपने T1 को ईयर्स में लिख, T1 है ना ये, हाँ, अगर T1 लिख रहे हो, 20 लिख रहे हो, तो आप इसको लिख रहे हो ईयर्स में। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना अपने वाला, जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, तो इसमें टी फिर आपको ईयर्स में लिखना पड़ेगा। अगर T1 को डेकेड में लिख दिया, यानी एन की वैल्यू निकाली आपने डेकेड्स के हिसाब से, तो आपको टी भी फिर डेकेड में लिखना पड़ेगा। अगर हमने एन की वैल्यू ईयर्स के हिसाब से निकाल दी, तो इस फॉर्मूले में टी ईयर्स में आएगा। एन की वैल्यू डेकेड में निकाल रहे हैं, मतलब टी की वैल्यू डेकेड में रख के, तो ये टी डेकेड में लिखना पड़ेगा। आप समझ आया? कुछ भी ले सकते हो इसका मतलब। तो हम काम को आसान करने के लिए हमेशा डेकेड लेते हैं, तो डेकेड ही लेके चलते हैं भाई। शुरू से डेकेड ले रहे हैं ना, तो यहां पे हम डेकेड ही लेके चलते हैं। अब T1 को कितना रखोगे? T1 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2। T1 की वैल्यू 2। तो आप सोल्व करो पहले पार्ट। ये नेचुरल लॉग है भाई, बेस 10 नहीं है, नेचुरल लॉग है ये हमारा। एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, ठीक है, कुछ भी आ सकती है। तो आप बताओ, दोबारा चेक करो एक बारी। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। माइनस का 1.108, ठीक है। टेबल बाकी क्रॉस वेरीफाई कर लो फिर भी आप लोग भी, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा सभी लोग। नेचुरल लोग है, क्रॉस वेरीफाई करो, वैल्यू चेक करो। सर एन की वैल्यू तो 1/2 आ गई थी, टी एन की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/T1 है ना। अरे भाई ये भी तो एन में, ये मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यूज एन की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू है। 1/T1 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ दिस वैल्यूज, ये है पूरा एन। कितना आया आंसर बताओ, और आ रहा है? हाँ तो वो भी आ सकता है, मैं तभी तो बोला था क्रॉस वेरीफाई करो। 1.188 माइनस में, बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई करो, एन कितना आ रहा है, क्रॉस वेरीफाई करो, एन की वैल्यू तो। सर ये T1 आपने 2 लिया है, एक मतलब 20 से 40 और 40 से 60, वहां से 2 आया ये। T1 जो है हमारा ये है, देखो डाटा, डाटा 20 से हमारा ये 40 हो गया टी है नो क्या? T1 अच्छा। T2, 20-20 साल का गैप है। तो T1 जो है हमने 2 लिखा नहीं, डेकेड में लेके चल रहे हैं। अच्छा। T1 20 साल के बाद है ना, मतलब बेस ईयर से, तो डेकेड में लेके चल रहे हैं वैल्यूज को। Tn नहीं, 35 तो नहीं आएगा, है इन दोनों में से एक वैल्यू से। तुम भी बताओ ऑनलाइन वालों भाई, कितना आंसर आया तुम्हारा? एन की वैल्यू सोल्व करके बताओ। कर लिया क्रॉस वेरीफाई? बीच में डिवाइड बाय 20 कर रहा है, 2 कर रहा है? 1.108 नहीं आएगा, नीचे वाली वैल्यू आएगी। दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर ले, चेक कर ले दोबारा से। चलो जो कोई एक ही बार सॉल्व करा, इससे नहीं आ रहा। हो सकता है, तभी तो बोल रहा हूँ दोबारा कर। अब दूसरे तरीके से कर, एग्जाम में गलती नहीं होगी फिर ये। ऑनलाइन वालों तुम भी आंसर 0 करो करो, दोबारा चेक करो सब लोग। कैलकुलेशन सिंपल सी, लोग नेचुरल लेना भाई, ई बेस पे। हाँ वही, एक बार करने की
जैसे मैं एक क्वेश्चन डाल दिया था, तो अब कितना आंसर आ रहा है? वन, ये नीचे वाला आंसर 1.18 1 पॉइंट, 188 हाँ तो ये वाला आंसर आ रहा है ना, तो यही आएगा नीचे वाले। ये अलग स्टेप है ना, तो ये क्या आ गया? तो ये स्टेप बाय, तो सीख ये मिली है कि स्टेप बाय स्टेप ही करना है पेपर में भी, एक साथ नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो ये एन की वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, एन की वैल्यू आएगी, सोल्व करना है दोबारा, ये मोड वगैरह चेंज कर लेना आपने। अब इसमें बस वैल्यू पुट अप कर दो, पी इज इक्वल्स टू पी एस, पी एस की वैल्यू कितनी थी? थ्री 325,477, 325,477 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, एम कितना निकाला था? 9.85, एम एल एन इनवर्स एन टी, एन टी, एन कितना है माइनस का, मल्टीप्लाई टी, टी कितना है? टी 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 6। अच्छा उसका टी जिसमें पूछा है 60 साल के बाद पूछा है, तो यहाँ पे टी 60 लिखेंगे 6 लिखेंगे? हाँ, क्योंकि ये डेकेड से निकाला हमने, क्योंकि ये डेकेड से निकाली है इनकी वैल्यू, तो इसलिए 6 लिखेंगे। अब क्या कैल्सी में एल एन इनवर्स होता है, देखना अभी। नहीं नहीं। तो देखो अब कैसे करेंगे, नहीं तो देखो कैसे करेंगे सोल्व, एल एल एन इनवर्स तो है नहीं, तो देखो एल एन इनवर्स एन टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको हमने एक्स मान लो, ठीक है, एल एन इनवर्स एन टी की वैल्यू को एक्स मान लिया, तो एन टी को लिख सकते हैं log ऑफ एक्स, एल एन एक्स लिख दो या तो उसको, तो एक्स की वैल्यू को क्या लिख देंगे, ई की पावर एन टी, आए ना, तो बस ई की पावर एन टी निकालना है। उसका मैं फॉर्मूला से का इक्विवेलेंट को भी लिखा। वो कर दे भाई, कोई मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत, वो फॉर्मूला चेक नहीं करेगा यार, एन कंफर्म है। फाइनल पॉइंट है बड़ा। नहीं नहीं, यही आएगा। ये देखो ऑनलाइन भी आंसर आया है, पंकज ने आंसर दिया माइनस का 1.188। हाँ जैसे ही एलएन रिवर्स है, हाँ हाँ तो इसको ई की पावर एन टी वैसे नहीं लिख सकते? हाँ हाँ, वही चीज है, बस ये थोड़ा सा डीप बता दिया, थोड़ा सोल्व करके वही चीज तो, हाँ हाँ वो भी वही चीज तो कर रहे हैं, वो कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आंसर तो सेम ही आएगा यार, तुम्हारा क्या बात कर रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा जब यहाँ पर लिखोगे कि पावर एंटी, आंसर तो सेम ही आएगा तब भी, तो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ, 3222925 फाइनल आंसर, 3222925 फाइनल आंसर, ये बता रहे हैं 3222925, इसके आसपास ही हमारा, ठीक है, बाकी लोग वेरीफाई करो, यही आंसर आएगा, मतलब हो सकता है 925 की जगह आपका 950 कुछ ऐसा ऐसा बनते, वो कोई दिक्कत नहीं होती, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आएगा। समझ आ गए सारे मेथड्स? वैसे करते नहीं ला रहे हो, समझ आए एक्चुअली में, कैलकुलेशन के बाद नहीं, समझ आए नहीं आए, कैलकुलेशन तो अलग बात है, समझ तो आगे ना कैसे करने हैं, बस वही चीज है, समझ आगे, बस आप कैलकुलेशन आप घर पे करना है क्या, देखो आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये किया जो हमने, ये आपको खुद सोल्व करने हैं अपने आप ही, ठीक है। हाँ अपने आप ही, अपने समझ से, या अपने डाटा चेंज कर लेना, अपनी तरफ से कोई डाटा बना लेना, उस खुद ही लिख लेना 1960 की पॉपुलेशन ऐसी ऐसे ऐसे, अपने आप ही सोल्व कर लेना क्वेश्चन को, फिर क्रॉस वेरीफाई करना आपस में मिलकर, ये क्वेश्चन बनाया है तो इसका आंसर कैसे बनेगा। सीखना है ऐसे लॉजिस्ट कर दे, क्वेश्चन आया होगा। लॉजिस्टिक में हाँ बिल्कुल पूछो, डिक्रीजिंग रेट भी पूछा हुआ है। हाँ बेसिकली फिर भी थोड़ा इजी है, ये फिर भी थोड़ा अब भाई तो मुश्किल है तो इसका मैं पूछेगा नहीं, नहीं पूछे उसकी फिर वही पूछा ना, आए हुए क्या? हाँ हाँ आए हुए हैं, ठीक है। आए हुए हैं, बिल्कुल, तुम ये मत सोचो कि आए हुए नहीं आए, तुम बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक अब ये थोड़ी है कि आए हुए तो वही करेंगे, ठीक। मैं टेंशन ना लो, मैं उसी के हिसाब से करा रहा हूँ, एक मिनट रुको, उसका भी बताता हूँ उसका क्या सोल्यूशन है।
चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं और करता हूँ। अच्छा ये ग्रुप में सेंड करनी है क्या फाइल? ये लिख दिया। इसके आसपास ही होगा तुम्हारा भी, अगर आएगा तो 322 तो रहेगा पहले, उसके आगे थोड़ा बहुत माइनर सा चेंज आ सकता है। नहीं, ये आएगा आंसर। तुम कैलकुलेशन सही करो भाई फिर। पहले तो देखो एल एन इनवर्स का आंसर निकालो। सर मैंने वो भी करके देख लिया, मैंने अलग निकाल के भी कर लिया, ठीक है, मैंने डायरेक्ट भी करके देख लिया। देखो तो सारी बार यही आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है बिल्कुल माइनर में, क्या इस वाले आंसर में? है ना। अच्छा, वैल्यूज अलग अलग करने पे आ रही, 3254 के आसपास आ रहे हैं। एल एन इनवर्स एन टी का जो आंसर है वो ई की पावर एन टी है। पहले ई की पावर एन टी निकाल, एन टी निकाल पहले तो। एन टी है तेरा माइनस का 1.188 मल्टीप्लाई 6 कर, ये आंसर आ गया। अब इसको ई की पावर कर दे, ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई 9.85 कर। हाँ चलो ऐसे कर ले, आइए हम अपना उसके लिए इंटू प्लस प्लस, हाँ मल्टीप्लाई करना 9.85। 9 कर दिया सर। अब इसमें प्लस 1 कर दे। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले। 1/1 आंसर कर, हाँ 1 बाय आंसर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 5 7 7। अब आ गया आंसर सही। अब तेरे आगे किया, तुमने कैलकुलेशन किया, मैंने तो किया भी नहीं। तो भाई मैं कैलकुलेशन, अब तो गलत करेगा, एक एक करना पड़ेगा। चलो कल करेंगे बाकी। एक मिनट, टी इक्वल टू 6 कैसे लिए इन फॉर्मूले में? 6 इसलिए लिया है, 6 इसलिए लिया है क्योंकि बेस ईयर से कैलकुलेशन करेंगे। एक मिनट, एक बेस ईयर से कैलकुलेशन करेंगे, और बेस ईयर जो है हमारे पास वो ये है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये रहा देखो, दिस वन, ये रहा T1 T2, ये गिवन है ना। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? 60 साल पूछा है कि 60 साल के बाद पॉपुलेशन बताओ फ्रॉम द स्टार्ट। तो बेस ईयर तो स्टार्ट है ना, ये T0 से 60 साल जाना है, T0 से 60 साल, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 नहीं आ गई डेकेट्स में? स्टार्टिंग से पूछा है, क्योंकि बेस ईयर से पूछा है, इसलिए टी की वैल्यू 6 लिया हमने।